हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ ज़रूर जानता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इरहन हिंदी एजुकेशन में। वीडियो में बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आज हम लोग हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में आदिकाल की चर्चा करेंगे, तो चलिए साहित्य का इतिहास। हिंदी काव्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें है पहला आदिकाल सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी के मध्य है। और अगर विक्रमी संवत में देखा जाए तो 800 विक्रमी संवत से 1400 विक्रमी संवत तक है। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। और सन और संवत में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान दीजिए। सन और संवत के बीच का अंतर 57 वर्ष का होता है, यानी विक्रमी संवत में से आप 57 यानी 57 वर्ष को घटा देंगे तो आपको ये 743 की संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद है पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहते हैं। इसका समय है सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। और विक्रमी संवत है 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। अगला है उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहते हैं। इसकी समय सीमा 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक है। और विक्रमी संवत में देखा जाए तो इसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक, 1900 विक्रमी संवत तक। फिर है आधुनिक काल को वर्तमान काल भी कहा जाता है। इसकी समय सीमा ईस्वी सन में है 1843 ईस्वी से आज तक। और अगर संवत में देखा जाए तो विक्रमी संवत 1925 से अब तक। चलिए देखते हैं आदिकाल को। आदिकाल हमारे हिंदी साहित्य का पहला काल है। सबसे पहले इसी में जो रचनाएं रची गई इस काल के अंतर्गत, वो सारी रचनाएं आदिकाल की रचनाएं कही जाती हैं और वीरगाथा काल भी कहते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय सीमा 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी माना है। और अन्य विद्वानों ने जो अलग अलग जो समय सीमा जो भी मानी है, और सबके बाद यही निष्कर्ष निकला है कि इसकी समय सीमा 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी है। हिंदी के प्रथम उत्थान काल को वीरगाथा, आदिकाल तथा चारण काल आदि नाम भी दिए गए हैं। ध्यान दीजिए, आदिकाल को क्या क्या नामों से जाना जाता है? वीरगाथा और चारण काल, यानी आदिकाल को वीरगाथा और चारण काल, इन 2 नामों से जाना जाता है। इस समय देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। इन राज्यों के राजा जो है आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, और स्वभाव से राजा वीर, साहसी और विलासी थे। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव करना, ईर्ष्या करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये आम बात थी। और इन लोग की इसी स्वभाव से आपस में अक्सर ये लोग युद्ध करते रहते थे। और इसी समय जब ये राजा जो थे, इसी समय मुगलों का आक्रमण भी प्रारंभ हो गया था। इस काल में वीर पुरुषों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन ही इस कविता का मुख्य विषय था। यानी कि जो राजा थे वो आपस में झगड़ा लड़ाई करते रहते थे, और अपने दरबार में क्या करते थे कि ये किसी न किसी कवि को रखे रहते थे। और जब लड़ाइयाँ होती थी, उसका राजा जब जीत जाता था तो उस राजा का अत्यंत अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता था। फिर है आदिकाल की विशेषताएं, आदिकाल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। देखिए, अगर प्रवृत्तियां पूछे आदिकाल की तो विशेषताएं ही लिखेंगे, और विशेषताएं पूछे तो प्रवृत्तियां, दोनों चीज़ें एक ही हैं। इस काल में वीर रस की प्रधानता थी, और वीर रस प्रधान ही रचनाएं लिखी गई हैं, इसलिए इस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। उसमें चारों ओर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, और लोग अपने राज्य के विस्तार के लिए आपस में युद्ध करते रहते थे। उनकी सुंदर कन्या, अगर किसी राजा की सुंदर कन्या या रानी होती थी तो उसको लड़ाई करके छीन लेते थे। तो इसमें देखिए, पृथ्वीराज रासो और बीसल देव रासो, इसी तरह का ग्रंथ है जिसमें किसी न किसी रानी या राजकुमारी के लिए युद्ध हुआ है।
तो युद्ध होने के कारण ही वीर रस का प्रयोग होता था, इसलिए वीरगाथा काल भी कहा जाता है। उसके बाद है युद्धों का सजीव वर्णन। इस काल में जो रचनाएं लिखी गई हैं उसमें युद्ध का अत्यंत सजीव वर्णन हुआ है। और वीर गाथा काव्य में वीर रस के साथ कवियों ने युद्ध कौशल की प्रस्तुति भी अनेक रूपों में की है, जिसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है, इस काल में कृतियों का युद्ध वर्णन इतना मार्मिक तथा सजीव हुआ है कि उनके सामने पीछे की कवियों का गर्भित किंतु निर्जीव रचनाएं नकल सी जान पड़ती हैं। उसके बाद है श्रृंगार रस का प्रतिपादन। इस काल में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी सुंदर अंकन हुआ है। राजपूत राजा जहां शौर्य एवं वीरता का परिचय देने के साथ साथ सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के लिए लालायित रहते थे। इस युग में रचित वीर काव्य ग्रंथों में वर्णित युद्धों का मूल कारण कोई न कोई राजकुमारी ही होती थी। ऐसी स्थिति में तत्कालीन साहित्य में श्रृंगार रस आना अनिवार्य था। तो बीसलदेव रासो में संयोग वियोग दोनों रूपों का प्रयोग हुआ है। ध्यान दीजिए, इस काल का जो है ग्रंथ बीसलदेव रासो ही ऐसा है जिसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। बाकी ग्रंथों में तो वीर रस मिले हैं, लेकिन इसमें श्रृंगार रस की अधिकता ज़्यादा है। कल्पना की अधिकता एवं ऐतिहासिकता का अभाव अगली विशेषता इसकी है। काल्पनिक, अधिकतर इस समय के जो रचनाएं होती थी काल्पनिक होती थी। इस काल में कवियों की कल्पना की उड़ान बहुत दूर तक होती थी। इस युग के कवि अपने आश्रयदाता की तुलना अद्भुत अलौकिक शक्तियों के साथ करते थे। जैसे कोई विशेष बना करके उसको इंद्र या भगवान बना के प्रस्तुत कर देते थे, मतलब बिल्कुल विशेष रूप में प्रस्तुत करते थे, जो बहुत ही काल्पनिक था। कल्पना के द्वारा इन कवियों ने प्रत्येक वस्तु को रंगीन और विस्मयकारी बनाने का प्रयास किया। साधारण सी घटना को भी चमत्कारपूर्ण बना दिया जाता था। अतः उस युग की रचनाओं में ऐतिहासिकता का अभाव है। इसमें आश्रयदाताओं की प्रशंसा ये बहुत मेन है। कभी आता है कि आप आदिकाल की प्रवृत्तियाँ लिखिए तो आप पहला नंबर इसी को लिख सकते हैं, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इस काल के कवियों ने अपने अपने आश्रयदाताओं की बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा की। अपने आश्रयदाताओं को ऊंचा दिखाने के लिए विरोधियों को नीचा दिखाना इनका परम धर्म था। और तो और स्वर्ण मुद्रा भी मिलती थी, यानी स्वर्ण मुद्रा के लालच में भी इन कवियों ने राजाओं का झूठा यशगान किया। उसमें क्या होता था कि राजा लोग जो है अपने दरबार में कवियों को स्थान देते थे, और जब भी कोई रचना होती थी राजा के लिए, जब कोई रचना कवि लिखता था राजा के लिए या यश गान करता था अपनी कविता के माध्यम से, तो राजा प्रसन्न होकर उसे स्वर्ण मुद्राएं देता था। तो कुछ तो इसका भी था कि कवियों को लालच था कि अगर बढ़िया से बढ़िया हम राजा का यशगान करेंगे या राजा का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बड़ाई करेंगे तो उन्हें वो मुद्राएं मिलेंगी। तो कुछ इस वजह से भी इस युग में जो है था कि कविताओं में प्रशंसा ज़्यादा मिलता है। उसके बाद है, देखिए अगला है कि विशेषता कि इस काल की रचनाएं बड़ी अप्रामाणिक थीं। इस काल में कोई भी रचना प्रामाणिक है या नहीं, यानी सही है, सत्य है या नहीं, ये संदिग्ध बना हुआ है। भाषा शैली और विषय वस्तु की दृष्टि से कई रचनाओं में व्यापक परिवर्तन मिलता है। तो अभी पे देखिए पृथ्वीराज रासो है, कुछ लोग उससे ऐतिहासिक मानते हैं तो कुछ लोग उसे काल्पनिक मानते हैं, क्योंकि कोई भी घटना उसकी जो है प्रामाणिक सिद्ध नहीं हुई। जैसे पृथ्वीराज रासो नाम तो है कि हिस्ट्री से है, पृथ्वीराज इतिहास में रहे हैं, तो उसमें लेकिन जो रचनाएं इनकी पृथ्वीराज रासो में हुई है इस युग में, उसके सारे जो सन है और जो भी घटनाएं बताई गई हैं वो लगभग मेल नहीं खाता उस युग से, इसलिए उसको काल्पनिक माना जाता है। तो इस तरह इस युग में रचनाओं का प्रमाण नहीं मिलता है, केवल कल्पना ही माना जाता है। फिर है राष्ट्रीयता का अभाव। इस काल की रचनाओं में राष्ट्रीय भावना का पूरी तरह से अभाव था। इस काल के कवियों के आश्रयदाता की एकमात्र राष्ट्र ही थे। उस समय के राजाओं ने भी अपने 150 ग्रामों को राष्ट्र समझ रखा था। राजा आपस में परस्पर संघर्ष करते थे। काव्य के दो रूप अगला है विशेषता इसके। इस काल में मुक्तक रचनाएं भी मिलती हैं और प्रबंध रचनाएं भी। जैन साहित्य में चरित्र, पुराण, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रोमांटिक काव्य आदि मिलते हैं, लेकिन लोक साहित्य गीति शैली में लिखे गए हैं। यानी काव्य के दो रूप इस काल में मिलते हैं, आदिकाल में। फिर है अगला विशेषता है विविध छंदों के प्रयोग। छंदों की विविधता के लिए यह काल सर्वोपरि है। दोहा, रोला, त्रोटक, तोमर, गाथा, आर्या आदि। ध्यान दीजिए,
दोहा, रोला, त्रोटक, तोमर, गाथा, आर्या आदि इस काल के प्रसिद्ध छंद हैं। ये पॉइंट भी हो सकता है और विशेषता पूछा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं। ये छंद प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन से युक्त हैं। उसके बाद है डिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल भाषा, अब डिंगल भाषा क्या है आगे बताएंगे। इस काल की मुख्य भाषा डिंगल भाषा थी। यह भाषा उस समय राजस्थान की साहित्यिक भाषा होती थी। रासो ग्रंथों की भाषा तो डिंगल थी, लेकिन कुछ विद्वान इस भाषा को अपभ्रंश भाषा भी कहते हैं। जैन साहित्य पश्चिमी अपभ्रंश और सिद्ध साहित्य पूर्वी अपभ्रंश में लिखा गया। ध्यान दीजिए, जैन साहित्य किसमें, पश्चिमी अपभ्रंश में, और सिद्ध साहित्य पूर्वी अपभ्रंश में लिखा गया। वीर, काव्य, डिंगल, पिंगल दोनों में लिखे गए। अब देखिए डिंगल भाषा क्या है। डिंगल भाषा वो है जो राजस्थान के चारण कवियों ने अपने गीतों के लिए जिस साहित्यिक शैली का प्रयोग किया उसे डिंगल कहा जाता है। यह पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। ध्यान दीजिए, पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप उस समय डिंगल भाषा थी। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो राजस्थानी भाषा का पुट जिसमें मिल जाए वो डिंगल होती थी। फिर है पिंगल। पिंगल शब्द राजस्थान और ब्रज के सम्मिलित क्षेत्र में विकसित एक शैली है। यानी राजस्थान और ब्रज भाषा का जो मेल है वो पिंगल भाषा है। यह पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। इसका अधिकांश साहित्य भाट जाति के कवियों द्वारा लिखा गया है। ध्यान दीजिए, ये पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है और डिंगल क्या है, पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। कितना आसान अंतर है, अंतर समझ लीजिएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। इस काल की प्रमुख रचनाएं मुख्यतः दो रूपों में मिलती हैं, प्रबंध काव्य के रूप में, वीर गीत के रूप में। और आगे बढ़ते हैं प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं के बारे में जानने के लिए, जिसमें है पहले देखिए वीर गाथा काल यानी आदिकाल के प्रमुख कवि हैं दलपति विजय। उनकी प्रमुख रचना है खुमार रासो जो प्रबंध काव्य है। प्रबंध और काव्य क्या है, महाकाव्य क्या है, खंड काव्य क्या है, ये मैंने पिछली वीडियो में चर्चा किया है काव्य के भेद के अंतर्गत। आप उससे ज़रूर देख लीजिएगा। और अगले हैं चंदबर दाई, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं आदिकाल के। इनकी प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। फिर है सारंगधर, इनकी प्रमुख रचना है हमीर रासो, ये भी प्रबंध काव्य है। पृथ्वीराज रासो भी प्रबंध काव्य है और हमीर रासो भी प्रबंध काव्य है। फिर अगले कवि हैं नल्ल सिंह, इनकी प्रमुख रचना है विजयपाल रासो, ये भी प्रबंध काव्य है। अगले कवि हैं जगनिक, इनकी रचना है परमाल रासो, ये एक वीर गीत है। जबकि अभी मैंने पीछे बताया है कि दो रूपों में ही काव्य मिलते हैं। और फिर है अगले कवि नरपति नाल, इनकी रचना है विसल देव रासो, ये भी वीर गीत है। फिर अगले हैं केदार भट्ट, इनका रचना है जयचंद्र प्रकाश, ये भी वीर गीत है। मधुकर है कवि, इनकी रचना है जयमयंक जस चंद्रिका, ये भी वीर गीत है। वीर गीत काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य जगनिक का है, जिसे आल्हा खंड कहते हैं। ध्यान दीजिए, जगनिक के रचित रचना को जिन्होंने जो लिखा है उसको आल्हा खंड कहा जाता है। जगनिक नामक भाट कवि द्वारा रचित इस काव्य में महोबा के दो प्रसिद्ध वीर आल्हा और उदल यानी उदय सिंह के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। इसके गीत आज भी वर्षा ऋतु में उत्तर भारत में गांव-गांव में ढोलक की थाप के साथ गाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, वीर का गीत काव्यों में किसका प्रसिद्ध है, कवि जगनिक का। ये देखिए परमाल रासो को आल्हा खंड भी कहते हैं और ये बहुत प्रसिद्ध रहा है, जिसे अब भी यानी आज भी लोगों द्वारा वर्षा की ऋतु में गाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।